धन्यवाद संचालक महोदय जी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक का, और मैं इस क्षेत्र की जनता का धन्यवाद कतई नहीं करूंगा, कतई बिल्कुल भी नहीं करूं। मेरा ये दिल गवारा ही नहीं कर रहा है कि मैं इस क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करूं। यहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूर से ही लोगों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, और 10 किलोमीटर के नजदीक वालों की संख्या शायद ही बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। तो सबसे पहले तथागत बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, उत्तर भारत के पेरियार नरसिंह सिंह यादव, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर एवं बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। और आज उत्तर भारत के पेरियार नरसिंह सिंह यादव के जयंती के अवसर पर हम सब इकट्ठा हुए। लेकिन एक दुख का विषय यह है कि पेरियार नरसिंह सिंह यादव जिस जाति में जन्मे, दरअसल वो जाति उनको नहीं पहचानती। मैं माफी चाहता हूं, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन फिर भी यहां पर मौजूद लोगों से कृपया चाहता हूं कितने लोग यादव है वो केवल हाथ उठा दे। केवल यादव लोग 3 3 6 7 लोग। तो ये दुख का विषय है, क्योंकि 500 लोगों की भीड़ में अगर 7 लोग यादव जाति के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग 7 लोग हाथ उठाते तो दुख का विषय है। क्योंकि अभी नरसिंह सिंह यादव जी के बारे में बहुत सारे लोग बताएंगे, मैं उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की आधी आबादी, आधी से भी ज्यादा आबादी इस देश में ओबीसी की है, और ओबीसी का यह नारा होना चाहिए कि 100 में 60 हमारा है और बाकी में बंटवारा है। लेकिन यह नारा कब सफल होगा? जब 100 में 60 लोग मंच पर होंगे, और 100 में 60 लोग 100 में 60 लोग मंच पर होंगे ओबीसी के, और 100 में 60% लोग पंडाल पर होंगे, तब ये नारा कहने में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये दुख का विषय है कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है यहां पर गुटबाजी हो गई। संगठन के अंदर संगठन, एक तो जिले में एक कार्यक्रम होता है, इस वजह से हम लोग अकबरपुर में जो जिले का सेंटर, वहां पर कोई प्रोग्राम नहीं करते। इसी वजह से नहीं करते कि ये तो तौहीन होगी, क्योंकि पेरियार नरसिंह सिंह यादव जी के पैतृक गांव में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसके बावजूद जिले के किसी अन्य गांव में प्रोग्राम हो तो जयंती नहीं, उनकी तौहीन होगी। लेकिन आज देखने को यह मिल रहा है, जो पूर्व में आयोजक रहे वही लोग आज 2 गुटों में कार्यक्रम करवा रहे हैं। ये बड़ी दुख का विषय है। यह दुख का विषय है, इस वजह से यहां पर भीड़ बहुत कम है। तो अगर देख लिया जाए कि भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है, तो क्या हर ओबीसी के लोगों ने अपने अंदर समीक्षा की कि देश का हर दूसरा आदमी ओबीसी है? तो क्या हर दूसरा टीचर ओबीसी है? क्या हर दूसरा जज ओबीसी है? क्या हर दूसरा इंजीनियर ओबीसी है? नहीं है। ये दुख का विषय है। आज जो ओबीसी के लोग हैं, वो ओबीसी के लोग गलत दिशा की तरफ मेहनत कर रहे हैं, और एससी एसटी के लोग अपनी लड़ाई के साथ साथ ओबीसी के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी के लोग एससी के लोगों को आज भी हीन भावना से देखते हैं, जबकि ओबीसी के मुद्दों की लड़ाई
SC/ST के लोग पिछले कई सालों से लगातार लड़ते आ रहे हैं। इसका एक उदाहरण है, सन 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम के 2 दिन बाद ओबीसी के 7 लोग प्रतिनिधिमंडल बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और कहने लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर, मुझे ऐसा ये लगता है कि ओबीसी की लड़ाई आपसे बेहतर कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो जो ओबीसी के लोग थे, उन ओबीसी के लोगों के अंदर जातिवादी मानसिकता नहीं थी। अब दूसरी बात, हमारे ओबीसी या एससी के जो लोग हैं वो मंच पर अच्छी तरीके से तब सुनते हैं जब सुनते हमारी जाति का नेता अच्छा बोलेगा, नहीं तो रोड पे टहल रहे हैं। जब हमारी जाति का नेता आएगा, अच्छा बोलेगा, तो हम तालियां बजाएंगे, अन्यथा नहीं बजाएंगे। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति के लिए या एससी के लिए क्या या एसटी के लिए काम किया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज की समस्त जातियों के लिए काम किया था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने समस्त जातियों के लिए काम ना किया होता तो आज यादव जाति के लोग संवैधानिक व्यवस्था में जो IAS, PCS, IRS और CM तक पद उनको मिले, वो संविधान की बदौलत मिले, नहीं वो यादव जाति के लोग आज भी गाय भैंस चरा रहे होते। और मैं यहां पर जितने भी लोग ओबीसी के हैं, मैं कहना चाहता हूं, मगर उनको ये भ्रम पैदा हो गया है कि भारत का संविधान केवल चमारों के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया गया है, तो आने वाले समय में आपने अगर संविधान की लड़ाई नहीं लड़ी तो अगर यहाँ पर 5 जाति के लोग हो तो मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में 2 भेड़े हो तो 10 भेड़े बढ़ा देना। आपके घर में यादव जाति के घर में अगर 4 भैंस हो तो खूंटे बढ़ा लेना, क्योंकि संविधान खत्म होने के बाद पुनः जाति व्यवस्था के हिसाब से आपके ऊपर वही नियम लागू कर दिया जाएगा जो संविधान लागू होने से पहले जाति व्यवस्था आपके ऊपर लागू थी। और ओबीसी के लोग गांधी को अपना नेता मानते हैं। अगर गांधी को अपना नेता मानते हैं तो उसके पहले यह समीक्षा करनी चाहिए कि देश में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जब गांधी पैदा भी नहीं हुआ था, तब 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने इस देश में शिक्षा के लिए आंदोलन चला था। तो हमारे लिए असली राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले है, ना कि ये गांधी है। और जो लोग एससी या एसटी के लोग गांधी को अपना नेता मानते हैं, तो उनको भी बताना चाहता हूं, गांधी ने कहा था अंग्रेजों से, अगर आप इन अछूतों को अधिकार देना चाहते हैं तो ऐसी आजादी हमको नहीं चाहिए। आज हमारे लोग अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानते, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते, तो आज कंडीशन क्या खड़ी हुई है, मैं इसको बताने के बाद समाप्त करूंगा। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए। क्या आज भारत में जो सरकार बनती है वो जनता के लिए बनती है? नहीं बनती। आज भारत में भारत के लोगों की ही स्थिति क्या है? भारत की लगभग 79.5% नौकरियों पर किनका कब्जा है? जिनका मंदिरों पर कब्जा है और उनका नौकरियों पर कब्जा। बाकी आप समझदार। देश में 84% टीचर वही लोग हैं। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। देश की विधायिका जहां विधेयक पारित होता है 90 से 95% वो लोग हैं। देश की कार्यपालिका जो विधेयक पारित होता है उस पर अमल करने
करने का काम करता है IAS PCS अधिकारी 90 से 95%। और देश की न्यायपालिका जहां से हमको न्याय मिलता है, न्यायपालिका में 97% जज वही लोग हैं जो हमें कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। वही लोग 97% जज है। देश की मीडिया पर 99.99% लोग उन्हीं लोगों का कब्जा है और हमारे लोग केवल धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आज देश के लोगों की स्थिति क्या है? जिस तरीके से कभी हम गांव में खाने की पंगत पर बैठते हैं और खाने की पंगत में अगर परसने वाला व्यक्ति हमारे घर का हो तो क्या उम्मीद होती है? उम्मीद होती है कुछ मिलेगा। अगर भंडारे में भी हमारी सेटिंग हो तो हमको लगता है जाहिर सी बात है बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आज लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरीके से एक छत्र राज्य और एक जाति का कब्जा करवा दिया गया है। क्या हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने भारत में आजादी का आंदोलन इसीलिए लड़ा था कि भारत में एक जाति का कब्जा करवा दिया जाए या एक समुदाय का कब्जा करवा दिया जाए? आप कार्मिक मंत्रालय के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, SC और ST की OBC के लोगों की जनसंख्या नाम मात्र बची हुई है, क्योंकि OBC के लोग पेरियार नरसिंह सिंह यादव की जयंती नहीं मनाते, न उनके बारे में जानते, रामा सामूहिक नायकर के बारे में नहीं जानते। और सबसे बड़ा दुष्प्रभाव कहां से पड़ा कि भारत में जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने यहां मंच पे आकर ये नारा लगाया कि दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर। आते से यादव जी और कुशवाहा जी या पाल जी अगर वहां पर मंच पर बैठे हैं तो पीछे से निकल जाएंगे कि हमारा काम थोड़े रहे यहाँ पर, ये तो दलितों मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर मतलब SC और ST का काम। अगर बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा होते तो मैं ये बात स्वीकार नहीं करता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वही मिशन छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया जो कर्मी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने चलाया जो कर्मी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने चलाया जो कुशवाहा थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो ज्योतिबा राय फुले ने चलाया जो कि मानी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो छोटू राम ने चलाया जो कि जाट थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो पेरियार नरसिंह सिंह यादव ने चलाया जो कि यादव थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो हमारे रामचंद्र वर्मा जी ने चलाया जो कि कुर्मी थे। तो ये मिशन एक जाति का कैसे हुआ, कैसे हो सकता है? ये मिशन हमारे बहुजन समाज का है, बहुजन जातियों का है। अगर समय पर हम नहीं जागे तो आने वाले समय में हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। हमें अपने अधिकारों के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी। अभी 21 अगस्त को SC और ST के वर्गीकरण और उस पर जो क्रिमिनल लगाया गया उसके विरोध में पूरे देश से भारत बंद हुआ। लेकिन सवाल अगर किया जाए देश के पढ़े लिखे लोगों से कि क्रिमिनल क्या है, 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, मंडल कमीशन क्या है, तो ये हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। NRC क्या है और ईवीएम मशीन क्या है, तो ये हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। जो वर्तमान में सरकार वर्गीकरण और क्रिमिनल का मुद्दा ला रही है उसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। क्रिमिनल का मतलब होता है कि समाज में जो वर्ग व्यापार करके, नौकरी करके, जो भी SC ST का व्यक्ति जिसकी कमाई 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपए सालाना हो चुकी है उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब जिसको क्रीम चल चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए सालाना कमा रहा होगा वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा होगा, और जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा है उसका लड़का नौकरी के काबिल है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब जिसको दांत है उसको चने
नहीं दिए जाएंगे और जिसको दांत नहीं है उसको चने दिए जाएंगे। जो SC/ST वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं। अगर आपको क्रिमिनल लागू करना है तो क्रिमिनल पहले उनके ऊपर लागू करो जो मंदिरों में एक छत्र राज कायम किए हुए हैं, नौकरियों पर एक छत्र राज कायम किया हुआ है। पूरे देश की 94% जमीनों पर सवर्णों का कब्जा है। क्या ओबीसी के लोगों का खून खोला? क्या ओबीसी के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी? आज 94% जमीनों पर जिनका कब्जा है वो जमीनें हमारे पुरखों ने जंगल काट कर जमीनें बनाई थी, आज वो कब्जा उन लोगों के पास है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और हमें बताया गया कि भारत आजाद हुआ और बहुत से अम्बेडकरवादी बनते हैं लेकिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। ये कैसा दोहरापन है? मैं 15 अगस्त 1947 की आजादी को अपनी आजादी नहीं मानता। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही थी कि ये आजादी का आंदोलन हमारी आजादी का आंदोलन नहीं है। और अन्ना भाऊ साड़े ने कहा था कि ये आजादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। तो उसके आंकड़े भी सामने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर ये बात कही कि ये आजादी का आंदोलन हमारी आजादी का आंदोलन नहीं है और गुलामी में जिनकी हम बातें नहीं सुनते थे आजादी में हमें उनकी लातें खानी पड़ेगी, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। आज स्थिति देख ली जाए तो 2018 में अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट में सर्वे हुआ और उसमें रिपोर्ट आई कि भारत में 83 करोड़ लोग आज भी भुखमरी का शिकार है। उनकी इनकम 6 रुपए से 20 रुपए है। भारत में 55 लाख लोग आज भी भीख मांगते हैं, 35 लाख लोगों के सर पर छत नहीं है। क्या हम आजाद हैं? आज भी हम अपनी आजादी के लिए अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। अगर हमारी समाज का कोई व्यक्ति अगर मूर्छ रख लेता है तो उसको मूर्छ रखने पर मार दिया जाता है। अगर गाड़ा छू लेता है तो गाड़ा छूने पर मार दिया जाता है। हमारी समाज की बहन बेटी के साथ दिन दहाड़े बलात्कार होता है। जिस तरीके से बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद वो अपराधी जब जेल से बाहर आते हैं तो उनको माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। हम उस देश में जी रहे हैं। क्या हम आजाद हो गए? अगर हम आजाद होते तो आज ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं ये लड़ाई हमारी कब की खत्म हो गई होती। और ये आजादी का आंदोलन आज की आजादी का आंदोलन नहीं है, ये आजादी का आंदोलन 2500 साल से चल रहा आजादी का आंदोलन है। और जिस तरीके से हम लोग आजादी का आंदोलन लड़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस देश में पहुंचने की राजनीति किस तरीके से खत्म की जा रही है विचारने और समझने का विषय है। जब बहुजन महापुरुषों हमारे मानव काशीराम साहब ने हमारे लोगों को अपनी सत्ता किस तरीके से बनाई जाए लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया, क्योंकि लास्ट बात है, क्योंकि मानव काशीराम साहब जब बहुजनों का मिशन लेके चल रहे थे तो उसके पहले हमारे लोगों को वोट डालने का अधिकार था। लेकिन हमारे लोग ये सोचते थे कि वोट डालने का अधिकार है बस, और कुछ नहीं जानते थे। वोट डालने का अधिकार है। हमारे लोगों को ये नहीं पता था कि वोट राजा बनने और बनाने का भी अधिकार है। ये बात काशीराम साहब ने हमारे लोगों के दिमाग में डाली कि वोट एकमात्र वोट केवल देने का अधिकार नहीं है, वोट राजा बनने और बनाने का अधिकार है। जब ये बात मानव काशीराम साहब की बात गली नुक्कड़ चौराहों और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगी, तब उन 3.5% मानवादियों के खेमे में हलचल पैदा हो गई कि अगर मानव काशीराम साहब सफल हो गए तो हमारी शासन सत्ता खत्म हो जाएगी। मानव काशीराम साहब ने नारा दिया
कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन जब मानवर काशीराम साहब सफल हुए, उत्तर प्रदेश में कुछ बार बहुजनों की सरकारें बनी, तो बहुजनों की सरकारें आगे ना बन पाए, इसलिए भारत में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। अब ईवीएम मशीन कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ईवीएम मशीन हमारे वोट के अधिकार का मामला है। अगर ये लोग, कुछ लोग ये कहें कि ईवीएम मशीन राजनीतिक मंच में बोलने जाने वाला मुद्दा है, तो मैं बात नहीं मानता, क्योंकि ईवीएम मशीन हमारे वोट के अधिकार का मामला है। तो ईवीएम मशीन में सवाल उठाए गए, तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। जब हमारे लोगों की सरकारें बनने लगी, तो वो लोग इस देश के ईवीएम मशीन लाए। आज ईवीएम मशीन में नाजायज तरीके से घोटाला करके नाजायज सरकारें बनाई जा रही है, और जो नाजायज सरकारें नाजायज घोटाला करके बनेगी, वो हमारे साथ में जायज व्यवहार कतई नहीं कर सकती। ये सोचने और समझने का विषय है, ये बहुत गंभीर बात है। आने वाले समय में हम लोगों को ईवीएम मशीन के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी। अब ये कहे हम कहे लड़ेंगे, हम ये कहना चाहते हैं, आप अपने नौजवान लड़कों को मैदान में मत पाइए। अगर आपका लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है, तो मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, उसकी बाप की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस देश की शासन सत्ता और नौकरियों की बचाने की लड़ाई आप लोगों को लड़नी होगी, और ये लड़ाई जिम्मेदारी से लड़नी होगी। और ये नैतिक जिम्मेदारी, अगर आपका लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उस नौकरी को बचाने के लिए उसके पिता को, उसके माता को, उसके भाई को ईमानदारी से लड़ाई करनी होगी, वरना नहीं बचा पाएंगे। खत्म हो जाए, सब खत्म होने वाला है। और आने वाले समय में आप लोग ऐसा काम करेंगे। लेकिन एक दुख का विषय, मैं आखिरी बात के बाद अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आपके जब कभी विधानसभा, जिला पंचायत या लोकसभा का चुनाव हो, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। अगर जब कभी चुनाव के दौरान कोई प्रत्याशी आपके दरवाजे वोट मांगने आता है, तो आप उससे सवाल करिए कि SC/ST एक्ट क्या होता है, और SC/ST वर्गीकरण क्या है, क्रिमिनल क्या है। ओबीसी के लोग पूछे कि 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, मंडल कमीशन क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है, पूछिए। अगर वो इन मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं रखता, तो विधानसभा क्या खाक लड़ाई लड़ेगा? जब उसको मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमारे मुद्दों की लड़ाई खाक लड़ेगा क्या? अगर वो आए तो उससे सवाल करिए कि जब SC/ST खत्म हो रहा था तो कहां थे? जब इस देश में NRC के तहत भारत के लोगों में नागरिकता छीनी जा रही थी, तब तुम कहां थे? जब इस देश में आरक्षण खत्म किया जा रहा था, तब तुम कहां थे? जब इस देश में निजीकरण हो रहा था, तब तुम कहां थे? अगर आपने कहीं आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, तो उसकी एक फोटो दिखाइए, नहीं तो यहाँ से वापस जाइए। अगर ये काम आने वाले समय में आप करोगे, तो इस देश में वोट जो मांगने नेता आएगा, वो हमारी सामाजिक लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगर ये सवाल आप लोग करेंगे, क्योंकि अगर हमारी समाज की लड़ाई लड़ोगे, हम आपको वोट देंगे। आप हमारी लड़ाई लड़ो, हम आपको वोट देंगे। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे? तुम मुझे खोल लो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप कहिए, आप हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ो, हम आपको वोट देंगे। आप हमारी लड़ाई लड़िए, हम आपको वोट देंगे। अगर आप हमारी लड़ाई नहीं लड़ते, तो किस मतलब का नेता? ये लोकतांत्रिक संवैधानिक वोट का अधिकार व्यवस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था बनाई इसलिए कि सारे लोग विधानसभा में नहीं जा सकते, तो उनके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि विधानसभा में जा करके हमारी लड़ाई लड़ेगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था की। क्या आज हम आजाद है?
तो आप लोगों ने हमारी बात को सुना। बातें बहुत लंबी है, यहाँ पर हमारे वकीलों की कुछ टीम बैठी हुई है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुख्य तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने की मुख्य जो कड़ी होता है वो वकील होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए, उसको बचाने के लिए वकीलों का अहम योगदान होता है। अगर इस देश में लड़ाई में वकील अगर शामिल हो जाए तो हम लोग ये इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। एक उदाहरण है, 5-2 हम लोग अपने अधिकार कैसे बचाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन महापुरुषों ने कुछ होया तब हमारे लिए संविधान लागू करता है। 2 अप्रैल 2018 को SC एक्ट के समर्थन में भारत बंद हुआ, 13 लोगों को गोली से मारा गया और सैकड़ों लोग जेल में, लेकिन SC एक्ट हमने सुप्रीम कोर्ट से बचाया। 5 मार्च 2019 को देश के 31 राज्यों, 545 जिलों, 4,500 तहसीलों, 55,072 लगभग 1.5 से 2 लाख गाँव तक लोगों ने प्रचार किया गया और 5 मार्च 2019 को भारत बंद हुआ। सभी लोग 10% आरक्षण, 13 पॉइंट रोस्टर और ईवीएम मशीन के विरोध में भारत बंद हुआ। हमने अपने साथियों समेत भारत बंद भारत जोड़ में किया। 16 साथी हम लोग जेल गए, सुप्रीम कोर्ट से 13 पॉइंट रोस्टर का हल करवाया। तो आप लोगों की आप लोगों लड़ाई लड़ने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। ये मतलब अगर आप आंदोलन की लड़ाई में कुछ करेंगे, क्योंकि आंदोलन कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी किए बगैर हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। तो आने वाले समय में आप लोग अपनी अधिकारों की लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा आप करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। आने वाले समय में आप ऐसा करेंगे। इसी बात के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय मंडल। आपने हमारी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आप लोगों का हमने ज्यादा वक्त जाया किया हो तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा नाम बच्चे दे दे, मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं बरौर का रहने वाला हूँ और पिछले 8 साल से बहुजन मिशन के लिए निस्वार्थ काम कर रहा हूँ। आप लोग अपने अपने घरों में एक बात कहना था, अपने घरों में इस देश को बचाना है तो अपने घर में एक वकील पैदा करो और एक पत्रकार पैदा करो और एक नेता जरूर पैदा करो। हमारे अधिकारों को हनन नहीं कर सकता। धन्यवाद।